आतंकवाद और पहलगाम हॉरर की एक साल उसको पूरे हुए पहली बरसी है। भारत जिसे कभी भुला नहीं सकता और भारत कभी भूलता भी नहीं है। ये दोनों बातें पहलगाम हमले की पहली बरसी पर हमें याद आ रही है। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर भारतीय सेना उसने संदेश साझा किया है कि जब इंसानियत की सीमाएं लांघी जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है। इसके साथ ही सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का लोगो शेयर करते हुए फोटो पर लिखा, कुछ सीमाएं कभी नहीं लांघी जानी चाहिए, भारत कभी भूलता नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों को याद करते हुए लिखा है कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने लिखा कि भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। पीएम ने लिखा है, पर्यटकों की भारी भीड़ कश्मीर को गुलजार कर रही थी। 2019 के बाद लाखों टूरिस्ट कश्मीर आने लगे थे। कश्मीर के नए नए टूरिस्ट स्पॉट पर लोग निर्भय घूमते थे। हर साल 3 करोड़ पर्यटकों की कश्मीर में मौजूदगी पाकिस्तान की फौज की रणनीति को मन माफिक नहीं लग रही थी। तभी पाकिस्तानी फौज के जनरल मुनीर ने हिंदू विरोधी बयान उनका सामने आया था। 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में आयोजित ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में जनरल मुनीर ने कहा था कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं। हमारा धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, विचार और महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगलर वेन करार दिया और इसे कभी ना भूलने की कसम खाई। इस भड़काऊ बयान का नतीजा रहा कि पहलगाम में एक हफ्ते बाद आतंकी हमला हुआ, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए। धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली, जिसने धर्म के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाया था। ये आज का भारत है जो अपने पीड़ितों को न्याय देना जानता है। ये आज का भारत है जो गुनहगारों को कभी बख्शता नहीं है, उसे अंजाम तक पहुंचाता है। ये आज का भारत है जो घर में घुस कर मारता है। पिछले साल 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने पहलगाम के बैसरत घाटी में 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर हत्या की थी। ऑपरेशन महादेव चलाकर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के उन तीनों आतंकी दरिंदों को ढूंढकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन न्याय के कटघरे में सरहद पार आतंकी सरगना भी बराबर के गुनाहगार थे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में उनके हेडक्वार्टर सहित ट्रेनिंग कैंप को जमींदोज कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हॉरर का जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने सीमा पार किए बगैर पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमले करके आतंकी आकाओं के वजूद को सकते में डाल दिया था और 100 से ज्यादा सरगनाओं को मौत की नींद सुला दिया गया था। भारत के दमदार एयर स्ट्राइक में इससे लाहौर के पास मुरीद के बहावलपुर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। तो क्या पहलगाम हमले ने भारत की रणनीति को बदल दिया था? पीएम मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को मिलने वाली 3 नदियों के पानी पर अधिकार वाली संधि इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पर रख दिया था। भारत ने पाकिस्तान को डॉजियर भेजने के बजाय आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके दुनिया को बता दिया था कि आज का भारत न्याय देना जानता है। वह किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। कुछ सीमाएं कभी नहीं लांघी जाती। ऑपरेशन सिंदूर इसका जवाब देने के लिए सदैव तत्पर है। इसके साथ ही आज भी आपने एक घटना देखी होगी। आज इंडियन एयर फोर्स ने पहलगाम हमले की पहली बरसी पर यूपी के सुल्तानपुर हाईवे पर, यह जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, उस पर अपनी ताकत और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन किया। लड़ाकू विमानों की अभ्यास लैंडिंग और टेक ऑफ ने आपात स्थिति में वैकल्पिक रनवे के तौर पर हाईवे के इस्तेमाल की तैयारी दिखाई। और यहां से आपको इस खबर पर आगे बढ़े उससे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फटकार लगाई है। आईपैक मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के रवैये पर सवाल उठाए हैं। आईपैक का ये जो मामला था, जिस मामले में रेड पड़ी थी और ममता बनर्जी वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर चली आई थी, आपको याद होगा
ये इन चुनावों की शुरुआत के दिनों की बात है और आईपैक रेड के समय ममता बनर्जी वहां पहुंची थी और दस्तावेज लेकर आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को इस पूरे मामले पर फटकार लगाई है। आईपैक मामले में ममता बनर्जी को फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी सीएम को जांच में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के रवैये पर सवाल उठाया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या है पूरी खबर, क्या रहा कोर्ट का जो पूरा स्टेटमेंट है वो भी हमारे साथ साझा करिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी जो भी कर रही थी वो कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर के लिए ठीक नहीं। हेलो जी जी विकास, अब आपको सुन पा रहे हैं कि एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनके जो एक्शंस थे वो कहीं भी न्याय संगत नहीं ठहराए जा सकते। ये टिप्पणियां कोर्ट हालांकि पहले भी कर चुका है, लेकिन आज इसलिए करना पड़ा कि पश्चिम बंगाल सरकार और की तरफ से और उनके एक अधिकारी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकते। आर्टिकल 32 नागरिकों के लिए है, ना कि किसी एजेंसी के लिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप बहुत सारी टेक्निकल बातें कर रहे हैं, लेकिन जो एक गंभीर मसला है वो ये है कि ये इस पूरे मामले में अगर मुख्यमंत्री जांच में बाधा डालेंगी तो ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। और इससे पहले भी इस तरह की टिप्पणियां ममता बनर्जी के खिलाफ हुई थी और आज भी कोर्ट के रवैये से लगता है कि जो दलीलें टेक्निकल ग्राउंड्स पर दी जा रही हैं उनको सुप्रीम कोर्ट कितना आगे आने वाले दिनों में स्वीकार करेगा, इसको लेकर के एक प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि कोर्ट इस टेक्निकल ग्राउंड को अलग हटा करके इस पूरे मामले को देखेगा। क्योंकि लगातार जो सबसे बड़ी दलील दी जा रही है बंगाल सरकार की तरफ से या पुलिस अधिकारियों की तरफ से, जिनको कि इस मामले में पार्टी बनाया गया है, वो ये कि ईडी आर्टिकल 32 के तहत सीधे कोर्ट में नहीं आ सकती। और आज मेनका गुरुस्वामी जो बहस कर रही थी बंगाल पुलिस के एक अधिकारी की ओर से, उन्होंने कहा कि इसको संविधान पीठ को भेज दिया जाना चाहिए मामले को। तब बेंच की तरफ से ये तीखी टिप्पणी आई कि आप टेक्निकलिटीज की बात कर रही हैं, लेकिन हम उस विषय की बात कर रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की होगी, कोर्ट की टिप्पणी थी कि कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह से किसी जांच में जाकर के बाधा डालेगा। तो ये गंभीर टिप्पणी है, खासतौर से आज के माहौल में, जबकि आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गहमागहमी बहुत तेज चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी डैमेजिंग है ममता बनर्जी के लिए। जी, निश्चित तौर पर डैमेजिंग है और इस मामले की सुनवाई दरअसल काफ़ी समय से चल रही थी और आज इस मामले को मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा कि आज ये मामला अदालत में किस तरह से आया था और इसके बाद इस पर अभी क्या और डायरेक्शंस अदालत की तरफ से आने हैं। विकास, कैसे इस मामले को समझें? बिल्कुल, देखिए यह मामले पे पहले भी सुनवाई हो चुकी है। आज ही अपना नियमित जो सुनवाई कोर्ट इस मसले पे कर रहा है, उसी के मद्देनजर आज सुनवाई हुई थी और कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी। निखिल, अभी तो जो हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में, वो फिलहाल यही बात सबसे पहले चल रही है कि मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठा रही है पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस के अधिकारी की ये मेंटेनेबल ही नहीं है। तो ये अभी तकनीकी पहलुओं पर बहस चलती आ रही है, लेकिन कोर्ट इस बात को लेकर के पहले भी तल्ख टिप्पणियां कर चुका है कि क्यों पुलिस अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे जब वहां पर ईडी की रेड में इस तरह से व्यवधान डाला गया और ममता बनर्जी जब वहां पर पहुंची तब पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे। और वो वहां पर उन्होंने जो भी उनके एक्शंस थे, लगातार ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों के जो एक्शंस थे वो उनकी ड्यूटी के बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने ईडी के काम में बाधा जो डाली जा रही थी वो होने दी और उल्टा ईडी के अधिकारियों को ही डराया धमकाया गया। तो ये पुलिस के तौर पर लगातार उनकी भूमिका पर सवाल उठा रही है ईडी पहले भी कि वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, चाहे वो डीजीपी हों, चाहे वो इस इलाके के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हों जो मौके पर पहुंचे थे चीफ मिनिस्टर के साथ, उन्होंने कोई कोऑपरेशन नहीं किया ईडी के साथ, उल्टा उनके काम में बाधा डाली। तो ये कल भी अभी ऐसा लगता है कि इन्हीं टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी आर्ग्यूमेंट होता रहेगा कि आर्टिकल 32 के तहत ईडी की याचिका की मेंटेनेबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, ये सारी बातें, और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर कोर्ट पहुंचेगा। हालांकि ये देखें कि उसका फॉलोआउट ये हुआ था कि
कोर्ट ने कहा था कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी भूमिका वाकई में इस पर सवाल खड़े करने वाली है, उस पर वो अपनी बात रखें कोर्ट में। और इसीलिए यहाँ पर कि न केवल बंगाल सरकार ने बल्कि जिन अधिकारियों के नाम इस पूरे मामले में आए थे कि उन्होंने व्यवधान डालने में मदद की, वहां पर उन सब लोगों के भी जवाब सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है कि वो अपने पक्ष में क्या बात कहना चाहते हैं। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण मामला है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। हम और भी अपडेट्स आपसे इस पर लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर पहलगाम हमले की पहली बरसी की बात करते हैं। इस पूरी खबर पर जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से भारत ने घुस कर एक तरह से जो पाक अधिकृत कश्मीर था उस पर हमला किया और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। भारत आतंकवाद के आगे किसी भी रूप में कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। एक राष्ट्र के रूप में हम शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप में के आगे कभी नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वैभव सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं जुड़े हुए हैं। वैभव जी स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं। वैभव जी आपसे समझना चाहेंगे सीधे कि क्या भारतीय सेना की स्ट्रैटेजी में कोई परिवर्तन आया? आपको लगता है ये जो पहलगाम आतंकी हमला रहा ये एक टर्निंग पॉइंट रहा स्ट्रैटेजी में भारत का की जो जिस तरह से एयरफोर्स ने घुसकर ऑपरेशन किया उसको देखकर लगता है आपको? जी बिल्कुल। अगर आप पिछले 10-11 साल में अगर आप देखें तो भारत ने धीरे धीरे करके जो एस्केलेशन का स्तर है, जो उसका लेवल है, वो बढ़ाया है। भारत ने एक जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल देश होने के नाते एक बहुत जिम्मेदारी के साथ आतंकवाद को डील किया है। और कि जो आरोप भारत के ऊपर बहुत सारे जो पाकिस्तानी जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं या जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो लगाते हैं, वो वहीं धराशायी हो जाते हैं कि आज जिस टेम्परेचर पे भारत बात करता है पाकिस्तान से, अगर आप देखें तो सबसे पहले जब उरी का जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो हमने एलओसी क्रॉस की जी। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर में क्रॉस किया और हमने एक टारगेटेड लिमिटेड स्ट्राइक की। उसके बाद जब हमने देखा कि जब बालाकोट किया तो बालाकोट में हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया और हम आतंकवादी ठिकानों पे गए। हमने जो मिलिट्री टारगेट्स थे वो नहीं एंगेज किए, सिर्फ नॉन मिलिट्री मिलिटेंट टारगेट हमने एंगेज किए। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भारत ने कहा कि अब बात जो है ये, चूंकि एक जो सबक हम इनको सिखाना चाह रहे हैं ये सीखने को तैयार नहीं है, तो फिर हमने पाकिस्तान जैसे जैसे उस एस्केलेशन को बढ़ाता गया हमने भी उस एस्केलेशन को बढ़ाया। और अगर आप मिलिटरीली ही कंपेयर करें तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर उनकी राजधानी इस्लामाबाद में ही एक तरीके से, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो सिस्टर सिटीज हैं, वो बिल्कुल वो इस्लामाबाद जो है वो रावलपिंडी को ही काट करके एक हिस्सा उसको जो है इस्लामाबाद बनाया गया है। तो वहां पे जो नूर खान एयरबेस है, जहां से वहां के आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं वो हो, या उनके सर्विसेज के चीफ्स हो, या वहां के प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर हो, या प्रेसिडेंट हो, वो सारे के सारे नूर खान एयरबेस से फ्लाई करते हैं। तो उस नूर खान एयरबेस से लेकर के बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर के गिलगित बल्तिस्तान तक के उनके जितने भी एयरबेसेस थे, 10 से ज्यादा एयरबेसेस को हमने टारगेट किया। और सिर्फ टारगेट नहीं किया, इस तरह से टारगेट किया कि अगले कम से कम साल भर के लिए उसको डिसफंक्शनल कर दिया, कि वो उसको दोबारा फुली ऑपरेशनल करने में, दोबारा से उसको अपने 100% पे ऑपरेट करने के लिए उनको कम से कम साल भर का समय लगा जी। तो ये जो एस्केलेशन का लेवल है, और भारत में आप एक टूटी हुई विंडशील्ड नहीं दिखा सकते हैं कि कोई पाकिस्तान की मिसाइल आई हो, पाकिस्तान से कोई भी ऐसा हमला हुआ हो जो कि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट न किया हो और उसको हवा में ही जो है नाकाम न किया हो। तो भारत की भी बहुत सारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं वो भी टेस्ट हुई, हमारी तैयारी क्या थी वो भी टेस्ट हुई। और एक जो चाइनीज गुब्बारा पाकिस्तान ने फैलाया हुआ था कि जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, अमेरिकन F-16 हमारे पास है, तो ना वो F-16 काम आए
न वो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम काम आए, और इंडिया के अपने बनाए हुए मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाए हुए जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उन्होंने 100% एक्यूरेसी के साथ इंटरसेप्शंस की, उन्होंने उनकी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, उनको नाकाम किया, और हमारे इंडिजिनस ड्रोन्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान के जो रडार्स थे उन रडार्स को इंटरसेप्ट करके उनको तबाह किया, जो कि 100% मेक इन इंडिया में बने हुए ड्रोन्स थे। ऐसे भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। तो एक तरीके से देखा जाए तो बालाकोट जो है वो ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये आने वाले समय में जो मिलिट्री के जितने भी ऑपरेशंस किए गए हैं, या जो, और आप एक चीज याद रखिए कि ये कन्फ्रंटेशन दो ऐसे देशों के बीच में हो रहा था जो कि दोनों न्यूक्लियर पावर है। तो दुनिया को ये चीज समझ में आएगी कि वो पढ़ाई जाएगी कि किस तरीके से एक जॉइंट ऑपरेशन, जहां पे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों फुल कोऑर्डिनेशन के साथ एक ऑपरेशन को हैंडल कर रहे थे, और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने बैटल ग्राउंड बना दिया था। क्योंकि पाकिस्तान के सबसे जो उत्तरी कोना है, उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर तक इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी हर जगह पे टारगेट्स को इंगेज कर रही थी। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और ये एक बड़ी बात है, बदली हुई स्ट्रेटजी, और जो भारत का शौर्य था वो इस बदली हुई स्ट्रेटजी में एक बार फिर से दिखा। विनोद जी, समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति आप देखते हैं, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति। आतंकी हमले पहले भी हुए थे, लेकिन घर में घुसकर हमने इससे पहले नहीं मारा था। बढ़िया सवाल आपने किया है, लेकिन स्ट्रैटेजी के तो मास्टर हैं वैभव जी, और वो आपको बहुत सारी चीज़ें और बताएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि निखिल, आप ये देखिए कि 2019 के आप ये देखिए कि 2019 के बाद कश्मीर कैसे बदला था जी। उस कश्मीर में जहां लाखों में नहीं करोड़ों में वहां टूरिस्ट का जो है फुटप्रिंट आने लगा था जी। वो कश्मीर में नए सयाह जो टूरिस्ट जो जाते थे वो अपने लिए नई नई जगह भी तलाशने लगे थे, और वो अनटच्ड जो टूरिस्ट स्पेस था, टूरिस्ट के जो डेस्टिनेशन थे, वहां भी लोग जाने लगे थे जी। तो ऐसे में लगा पाकिस्तान को कि ये चीजें तो ऐसे दुनिया में प्रोजेक्ट हो रही है जैसे कश्मीर ने पूरा बदल ही गया है। कश्मीर में डेमोक्रेसी जो है, कश्मीर का जो लोकतंत्र है, कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन है, लोग इतने खुशहाल हैं, पैसे आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ये सिनेरियो कहीं से कश्मीर को लेके पाकिस्तान के आकाओं को सूट नहीं किया था। राजनीति की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उसके डेट के सीक्वेंस को देखिए कि 16 अप्रैल को उसी जब ये टूरिज्म का लेके कश्मीर में किस तरह का ये बन रहा था बयार, और 16 अप्रैल को जनरल मुनीर का वो बयान आता है, हिंदुओं से 1000 साल लड़ने की बात करता है, सभ्यता संस्कृति को अलग की बात करता है, और वो उसके जहरीले बोल के बाद एक हफ्ते के बाद ही 22 अप्रैल को ये टारगेट होता है, जिसको लश्कर तैयबा के लोगों ने वहां पे उसको ऑन भी करता है कि हमने ये हमला किया है जी। और उसके बाद देखिए कि इस राजनीति का कैसे राजनीति से जवाब दिया जाता है कि आप देखिए, जो आप वैभव जी बता रहे थे कि ये टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि भारत ने पहली बार 60 साल का जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसको बंद किया था। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, तो ये भारत का रिजॉल्व था। भारत का रिजॉल्व ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। तो हम कह सकते हैं कि आज का भारत बहुत बदल गया है, आज का भारत कभी नहीं भूलता है। ये संकल्प जो भारतीय फौज ने दिखाया है, मुझे लगता है ये बिल्कुल आज का भारत कुछ नहीं भूलता है, और आज का भारत घर में घुसकर मारता भी है। ये भी भारत बदला है। बहुत शुक्रिया वैभव जी आपका और विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी।